हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम फोर्थ चैप्टर कवर करेंगे। और हमारे फोर्थ चैप्टर का जो नाम है ग्लोब है। ग्लोब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो देखिएगा, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। देखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है यानी कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर आपको कैसी दिखाई देती है, तो आप बताओगे गोल है। लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है यानी कि जो ध्रुव है, दोनों ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों में क्या है, एक चपटी यानी कि चपटी है दबी हुई है। और जो मध्य वाला जो भाग है, मध्य भाग में क्या है, ऐसी उभरी हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी का की जो का आकार है, हमारी पृथ्वी का आकार गोल ना होकर एक भू आब या हम कह सकते हैं प्रत्याकार, ठीक है। यानी कि प्रत्याकार हम कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी कैसी है, प्रत्याकार या भू आब जैसी है, यानी कि जियोड हम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल ना होकर भूआब या प्रत्याकार की है, इंग्लिश में को जियोड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिएगा, इसके अलावा और कुछ बातें हम देख लेते हैं। देखिए, भूआब का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। भूआब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। यानी कि भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास, यानी कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा से का व्यास, यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास या भूमध्यवर्ती व्यास कितना हमारी पृथ्वी का। देखिएगा, 12,765.6 किलोमीटर हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास है। अगर हम पृथ्वी का ध्रुवों का व्यास अगर देखें, यानी कि भूमध्य रेखा का व्यास तो कितना है, 12,756.6 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवों का व्यास देखें, यानी कि ध्रुवों का अगर व्यास देखें या हम कह सकते हैं ध्रुवीय व्यास देखें, तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास तो 12,756.6 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुव का व्यास कितना है या ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो कितनी है। देखिएगा, हमारी जो भूमध्य रेखा की जो परिधि है 40,075 किलोमीटर है। यानी कि भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात अगर करें तो 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, तो व्यास और हमारी परिधि के बारे में हमने बात कर ली है। एक बार फिर से देखिएगा, भू आपका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पहली बात। दूसरी बात होगी कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास, हम यूँ कह भूमध्यवर्ती व्यास अगर बात करें तो भूमध्य रेखा का व्यास है 12,756.6 किलोमीटर है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास अगर देखें तो 12,714 किलोमीटर है। ऐसे ही पृथ्वी के ध्रुवीय परिधि की बात अगर करें तो 40,008 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा हमने और भी लिया है, तो ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिएगा, हमारी पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, आपको हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, वृत्त का केंद्र है, आपको पता है ये वृत्त का केंद्र है। और ये इसके चारों ओर क्या है, ये इसकी परिधि है। ठीक है, और ये इसका क्या है, व्यास है, और इसका अर्धव्यास उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के भूआबीय आकार का सर्वप्रथम पता 1671 ईस्वी में, यानी कि 1671 में फ्रांस के खगोल शास्त्री जो रिचहर के द्वारा चला था। हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो भूआबीय जो आकार का जो सर्वप्रथम हमें चला है किससे, 1671 में फ्रांस के एक वे भूगोल शास्त्री थे, उसका नाम है जो रिचहर के द्वारा चला था। जब ये फ्रांस के राजा लुई 14 यानी कि लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश यानी कि दक्षिणी अमेरिका के एक टापू पर उसको भेजा था। तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है सर्वप्रथम पता किसके द्वारा चलाया जाता है, जो रिचहर के द्वारा चलाया जाता है 1631 में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो फ्रांस के जो राजा है लुई 14, फ्रांस के राजा लुई 14 ने
फ्रेंच गुयाना प्रदेश के अंदर दोस्तों अमेरिका के अंदर इस लुई 14 के द्वारा इस वैज्ञानिक को भेजा जाता है। तब हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी जो ध्रुवों पर तो चपटी है और बीच में से उभरी हुई आपको दिखाई देता है। ठीक है, देखिएगा 1687 में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया। यानी कि जो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में जिन्होंने अपने एक ग्रेविटी फोर्स या हम कह सकते हैं एक ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम को उन्होंने प्रकाशित किया था 1687 में। किसने? न्यूटन के द्वारा। जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो, देखिएगा उनका कहना है कि कोई भी वस्तु है जो घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है तथा बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल भी कहते हैं। यानी कि केंद्र प्रसारक उसको बल भी कहते हैं, बहिर्गामी बल को। ठीक है, देखिएगा बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी कि हम कैसे वजन यानी कि ध्रुवों की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो बल है केंद्र प्रसारण या बहिर्गामी बल वो कहाँ पर किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये प्रभाव ये जो बल पड़ता है या इसका प्रभाव पड़ता है यानी कि द्रव्यमान यानी कि वजन वाली वस्तु पर घूमने की गति पर और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिएगा ग्लोब क्या है? ग्लोब के बारे में चर्चा का इसको विषय बनाते हैं। देखिएगा ग्लोब पृथ्वी पर एक लघु प्रतिरूप है, एक मॉडल है। हमारी पृथ्वी का क्या है? एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है। ठीक है, एक खाका है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति या स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र को अपेक्षा कर हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसमें हम ग्लोब में हम महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन है, यानी कि महासागर, विभिन्न देश, कंट्री वगैरह, आइलैंड वगैरह है, उसकी आकृति स्थिति के बारे में हम इसको हम दर्शा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पृथ्वी का अक्ष और कक्ष, देखिएगा अक्ष और कक्ष क्या होता है कि पृथ्वी का अक्ष और कक्ष, हमारी जो पृथ्वी है आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमण गति है, परिक्रमण करती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हमारी मूव करती है, हमारी पृथ्वी गति करती है। तो जो जिस रास्ते से वो गति करती है उसको हम तो कहते हैं क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। यानी कि उसका पथ है उसका परिक्रमण करने का, उसको तो हम कक्ष कहते हैं। और अक्ष होता है दोस्तों अपने केंद्र पर भी एक बल और एक गति और करती है, एक बल लगाती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो होता है परिभ्रमण गति, यानी कि इसको परिभ्रमण गति। तो हमारी पृथ्वी दोनों प्रकार के बल लगाती है, दोनों प्रकार की गति करती है, एक परिक्रमण गति करती है और एक परिभ्रमण भी गति करती है। ठीक है, तो कक्ष तो हो गया उसका रास्ता और अक्ष हो गया उसके केंद्र पर परिभ्रमण गति करना। ठीक है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिएगा हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ साथ अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? ये घूमती रहती है। ठीक है, तो देखिएगा अक्ष की बात हुई। देखिएगा अक्ष है यानी कि अक्ष उसका केंद्र है और इस केंद्र पर हमारी जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है और झुका होने के साथ साथ वह अक्ष से पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती है। यानी कि इस गति को हम परिभ्रमण गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिक्रमण की बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी कि पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात पृथ्वी घूर्णन करने का अक्ष अपने परिक्रमण कक्ष का झुकाव हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि है वो उसका जो घुमाव है, परिक्रमण है और परिभ्रमण के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है और ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? मूव करती है, यानी कि गति करती है। तो उसको हम कह सकते हैं परिभ्रमण गति करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो
जो क्या करती है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 66 डिग्री का कोण बनाती है और 66.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो देखिए 66.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका है जो विषुवत रेखा है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा से हमारी पृथ्वी दो बराबर भागों में बटी हुई है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यानी कि इक्वेटर जो है, इससे उत्तर वाला जो भाग है नॉर्थ वाला, उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और उसके दक्षिण वाला जो भाग उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। देखिएगा परिक्रमण परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत हमारी पृथ्वी अक्षांश से झुकाव उसका कितना है, 23.5 डिग्री झुकाव है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि अक्षांश क्या है। अक्षांशों की बात अपन करते हैं। वैसे हम अक्षांश देखिएगा क्या है, अक्षांश को हम लैटिट्यूड कहते हैं। देखिएगा लैटिट्यूड, देखिएगा हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है इसमें अक्षांश रेखाओं की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होती है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी की स्थिति को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अक्षांश की डेफिनेशन समझिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित किसी स्थान कि कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, कोणीय दूरी की स्थिति को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। देखिएगा अक्षांश क्या है, देखिए हमारी एक मिनट यस, देखिएगा ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। और हमारी पृथ्वी के ये लेटी हुई जो रेखाएं हैं, ये क्या है, अक्षांश रेखा है ना। तो इसको इस अक्षांश रेखा, ये जो अक्षांश रेखा है ये हमारी 0 डिग्री है, ठीक है। ये 0 डिग्री, इसको इक्वेटर यानी कि उसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा भी हम कह सकते हैं। अब देखिएगा इस 0 डिग्री से ऊपर हम कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90 अक्षांश रेखाएं ऐसे, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। तो 90 तो ऊपर है दोस्तों और 90 नीचे है। तो हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 180 यानी कि 180 है। अगर हम जो मानचित्र पर अगर देखें तो इस अक्षांश को, इन अक्षांश के कुल अक्षांश कितने हो गए, क्योंकि 180 तो ये हो गए, 90 90 180 और एक 0 डिग्री को भी जोड़ोगे ना तो आपको 181 कुल अक्षांश रेखाएं आपको दिखाई देगी। तो आप कुल अक्षांश रेखा देखें तो 180 आप बताओगे, और अगर मानचित्र के अनुसार देखोगे तो 181 अक्षांश रेखाएं आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए जो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल समान रहती है। देखिएगा ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि दो अक्षांश रेखा है, एक तो ये अक्षांश रेखा है, इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल समान रहती है। पहली बात ये है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, यानी कि इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या है, दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। तथा इनके बीच के स्थान को हम कटिबंध कहते हैं, यानी कि इनके बीच का स्थान होता है इसको हम कटिबंध कहते हैं। जैसे आप उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, उसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांत रेखाओं से हम किस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं से तो हम कटिबंध का हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जो देशांतर जो लॉन्गिट्यूड होती है उनसे हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, और कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं आपको 112 भी मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए 111 किलोमीटर ही आप इसको देखिएगा, ठीक है। बीच के समान जो बीच का जो होता है उसके 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और इसी स्थान को हम जोन कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कटिबंध हम कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती चली जाती है, यानी कि
दक्षिण यानी कि यहाँ 0 डिग्री से आप उत्तर की तरफ जाओगे तो वैसे अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो बराबर होते हैं, लेकिन उनका व्यास क्या होता जाता है, कम होता जाता है, चाहे आप उत्तर जाइए चाहे आप दक्षिण जाइएगा। ठीक है। अतः पृथ्वी सबसे बड़ा वृत्त, अगर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त वो हमारे 0 डिग्री पर है कि विषुवत रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पे। ठीक है। तो अतः पृथ्वी का सबसे बड़ा जो वृत्त होता है भूमध्य रेखा पर है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन अक्षांश रेखाओं को अगर इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो, किस एक यंत्र होता है उसको बोलते हैं सेक्टेंट यंत्र के द्वारा आप इसको जानकारी ले सकते हैं। कहने का मतलब है अक्षांश सेक्टेंट नामक यंत्र से ज्ञात की जाती है। ठीक है। देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा की सहायता से तथा दक्षिणी गोलार्ध में हम सैंडर क्रॉस नामक तारे की सहायता से हम अक्षांश रेखाओं को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो आपकी अक्षांश रेखा हुई। अब यह हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, देशांतर रेखा, लेटीट्यूड की हम बात करते हैं। ठीक है। देखिएगा, लेटीट्यूड की अगर बात करें तो देखिएगा, आपको तो 0 देशांतर आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। ठीक है। जिसको हम ग्रीनविच रेखा हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच नामक, इंग्लैंड का एक ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा हम कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, इनके बारे में देखते हैं कि देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा कितनी है, हमारे देशांतर रेखा है दोस्तों कितनी, कुल देशांतर रेखा 360 है। ठीक है। 360 देशांतर रेखा है। देखिएगा, जीरो देशांतर के पूर्व और पश्चिम से स्थित कोणीय दूरी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जो 0 डिग्री है, ये आपकी 0 डिग्री यहाँ पे ग्रीनविच जो है 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम, 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देखिएगा, देशांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास होती है। यानी कि दूरी सर्वाधिक की बात अपन करें तो देखिएगा, ये आपका भूमध्य रेखा था, तो यहाँ पर इस देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे, जैसे आप दक्षिण की तरफ जाओगे, तो इन देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी। वैसे मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सभी जगह समान है, लेकिन आप उत्तर और दक्षिण की तरफ जाओगे तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी यानी कि व्यास कम होता जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो आपका जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर तो सर्वाधिक है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे तो भूमध्य रेखाओं के देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती चली जाएगी, और जहाँ पर आप यहाँ पे 90 डिग्री पे आओगे तो बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर 0 किलोमीटर हो जाएगी उनके बीच की दूरी। ठीक है। तो देखिएगा, तो ये तो हो गया आपको भाई देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास है तथा ध्रुव की ओर जाने पर क्रमशः ये कम होती चली जाती है। ठीक है। अब देखिएगा, देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को, यानी कि जो देशांतर रेखा है इनके मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। इन मध्य के भाग को हम गोर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ये गोर कहते हैं मध्य के भाग को। इस मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को हम गोर कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है। यानी कि लंबाई तो बराबर होती है, लेकिन इसकी जो दोनों के मध्य की जो चौड़ाई है दोस्तों, वो नॉर्थ और साउथ में चले जाते हो तो वहाँ पर कम होती चली जाती है। देशांतर रेखाओं का प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यानी कि इनको प्रधान है, इसको हम यामोत्तर रेखा भी हम कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा भी हम इसको हम कह सकते हैं। देखिएगा, देशांतर ज्ञात करने के लिए, यानी देशांतर रेखाओं को ज्ञात करने के लिए एक यंत्र है, क्रोनोमीटर है। क्रोनोमीटर के माध्यम से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन गया। देखिए, ये अक्षांश रेखाओं का, ये अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन गया दोस्तों। इसको हम कहते हैं, इसी जाल को हम कहेंगे ग्रिड सिस्टम कहेंगे। क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कह सकते हैं, मेरा जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पैटर्न हम इसको हम कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आपको पता है कि अक्षांश रेखा कितनी है, देशांतर रेखा की सारी बातें मैंने बता दी है। अब हम इस
जो आपका किताब की जो नोट्स उनमें चलते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। देखिएगा अक्षांश रेखाएं क्या है। देखिएगा दोस्तों, अक्षांश पृथ्वी का काल्पनिक रूप में भूगोल वेताओं के कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी जो रेखाओं की रचना है। उन्हें रेखाओं को पृथ्वी पर आड़ी या लेटी हुई जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको लेटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिएगा मैंने कहा दो बराबर भाग, यानी कि ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपका उत्तरी, ये आपका दक्षिण, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, या उसको हम विषुवत रेखा भी हम कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध हम कह सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में जो है वो है 0 डिग्री, इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी हम कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो इसके देखो हमारी पृथ्वी दो बराबर भागों में बांट रही, ये वाला है उत्तरी गोलार्ध, ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, देखिएगा विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ स्थिति किसी भी स्थान में कोणीय स्थिति को अक्षांश, कोणीय स्थिति को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। देखिएगा इसके साथ बात करते हैं और उत्तरी दक्षिण में इस विभाजन की दृष्टि से, देखिएगा उत्तर दक्षिण के विभाजन की दृष्टि से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180 है। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180 है ना। तो कुल तो क्या है? 180 है, लेकिन अगर मानचित्र पे देखोगे तो आपको कितनी है? ये आपके 181 है। देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप जाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करते यानी कि 90 है ये, यानी उत्तर में 90, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 ये हो गई। दक्षिण जाओगे तो 0 से 1 से 2 ऐसे 1 से काउंट करते करते 90 तक आ जाइएगा। तो 90 और 90 कितना? 180 है। लेकिन 0 डिग्री को अगर और काउंट करोगे तो एक इसमें और जोड़ दोगे तो 181 हो गई। तो ऐसे मानचित्र पर आपको पता चलेगा 181, लेकिन कुल अक्षांश रेखा कितनी है? 180 ही अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, देखिएगा ये समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई। जरूरी नहीं है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा सकती है। ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। अगर आप जो विषुवत रेखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये 0 डिग्री है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इसकी दूरी क्या है? कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो कम हो जाएगी, इनका व्यास है ना बहुत कम होता जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुव में तो भिन्न, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु है, और 90 उत्तरी अक्षांश से और उत्तरी ध्रुव तथा 90 दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी। अब हम प्रमुख अक्षांश तत्वों की हम चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो आपकी अक्षांश रेखा है उनको हम देख लेते हैं। देखो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी ये है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच में जो एक रेखा है, अक्षांश रेखा है, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री। इसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी हम कह सकते हैं 0 डिग्री पे। ऐसे ही आप यहाँ पे चले जाओ उत्तर भाग में, यानी उत्तरी भाग में इसको हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण में आओगे, ये दक्षिण में आओगे तो ये 23.5 डिग्री साउथ, यानी इसको बोलते हैं मकर रेखा। देखिएगा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 3 जो अक्षांश रेखा हो गई है। देखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा है उसको हम 0 डिग्री, या उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो नॉर्थ की तरफ जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको कर्क रेखा मिलेगी, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये आपकी कर्क रेखा है। दक्षिण में जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ में इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो याद रखिए ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट आपकी
अक्षांश रेखाएं हैं और यहीं पे आपको पता है सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। तो मैंने बताया था कि जो भी अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका ज्ञात करते हैं, किस चीज़ का हम ज्ञात करते हैं, जोन का, यानी कि कटिबंध का। तो ये आपका उष्ण कटिबंध वाला जोन है जहाँ पर आपको पता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी 0 डिग्री पे पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमारा सूर्य है ना, तो वो सूर्य उत्तर यानी कि कर्क रेखा तक जाता है, फिर वापस दक्षिण में आता है, दक्षिण में आती है यानी कि मकर रेखा तक जाता है। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य का इन रेखाओं के मध्य ही क्या है, उत्तर और दक्षिण होता रहता है। इसीलिए आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये तो हम आगे आपको आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने ये तो ओवरव्यू दिया है, तो ऐसे इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा ये आपका है विषुवत रेखा है, मैंने अभी बताया 0 डिग्री है। अपन बात कर रहे हैं प्रमुख अक्षांश वृत्त की बात करें, जो इम्पोर्टेंट वृत्त है। वैसे तो 180 अक्षांश है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट अक्षांश उनकी बात करें, विषुवत रेखा उसको 0 अक्षांश कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं विषुवत रेखा भी कह सकते हो, भूमध्य रेखा भी आप कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहोगे आप, इक्वेटर। जो आपको मैंने बताया नॉर्थ में जो कर्क रेखा है, इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं। मकर रेखा है दक्षिण के अंदर, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, ठीक है। अब इनके बारे में और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। मैंने कहा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले जो भाग उसको उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा के से आर्कटिक वृत्त यानी कर्क रेखा से, यानी कि ये देखिएगा, ये मैंने बताया था, ये 3 लाइन, ये जो 23.5 डिग्री है, ये आपका कर्क रेखा। इसके उत्तर वाला जो भाग है, तो यहाँ पर कर्क रेखा आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री के मध्य भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हम कह सकते हैं। ऐसे हम कर्क रेखा जो आपके मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात अपन करें यहाँ से, इस मकर रेखा से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मतलब मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ के मध्य भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हम कहेंगे। और आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव में मध्य भाग को हम शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं, और आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी भाग को उसको भी हम शीतोष्ण कटिबंध हम कह सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं। देखिएगा अब जोन आ गए, ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा अब आपको पता है कि मैंने ये आपको जैसे इन रेखाओं को कैसे झुका दिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। देखिएगा बात करते हैं, देखिएगा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। फिर मैंने बताया कि आपकी मकर रेखा है, इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग है, उसको हम कहते हैं जो मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इनके मध्य वाला जो भाग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य वाला जो भाग है उसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा से 66.5 डिग्री के मध्य एक 66.5 डिग्री एक आर्कटिक रेखा है, उस वाले भागों को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हम कहते हैं। ऐसे ही हम मकर रेखा से लेकर साउथ में 66.5 यानी कि उसको आर्कटिक रेखा, उसके मध्य वाले भाग को भी हम कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऐसे इस आर्कटिक रेखा यानी कि 66.5 से 90 डिग्री के मध्य उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। ऐसे दक्षिण में भी शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी यानी कि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर सर्वाधिक क्या बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिएगा देशांतर रेखाएं की बात अपन करते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखाएं होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसको खड़ी रेखा जिसके मध्य भाग में खींची जाती है उसको हम कहते हैं 0 देशांतर कहा जाता है। इसको हम प्रधान मध्यांतर रेखा भी हम कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले। इस प्रकार
इस प्रधान मध्यांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम से स्थित किसी भी स्थान को कोणे स्थिति देशांतर रेखा कहलाती है। और दोस्तों आपको पता है कि जो देशांतर रेखाओं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 मैंने बता दी है। ठीक है, समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा है देशांत रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। नोट देखिएगा, 0 डिग्री देशांतर के उपनाम है। मानक रेखा भी कह सकते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, प्रधान मध्यांतर रेखा भी हम कह सकते हैं। 0 देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम स्थिति 180 और देशांतर और पश्चिम से स्थिति 180 देशांतर तथा पश्चिम देशांतर तथा पूर्व में 180 देशांतर तक पूर्वी देशांतर इस रेखाएं स्थित है। ठीक है, एक विशेष बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, विषुवत रेखा और ग्रीनिच रेखा सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोबिया मानचित्र पर खींची होती है। ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप, देश, क्षेत्र का निश्चित स्थिति तथा समय का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने बात की है। कल हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो हमारे स्थानीय मानक समय की बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।